क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि हमें ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब ये जो सर्किट है कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है, इसलिए हम इसको इस तरह बना लेते हैं जैसा कि ज़्यादातर आप लोग देखते हैं। और यहाँ पर हमें पता है व्हीट स्टोन ब्रिज जब बैलेंस कंडीशन में होता है तो ये पी हमारा होता है, ये क्यू होता है, ये आर होता है और यहाँ पर एस होता है। तो बैलेंस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा पी बाई क्यू जो है वो आर बाई एस के इक्वल होना चाहिए, तभी हम इस बीच वाले रेजिस्टेंस को यानी इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम हटा सकते हैं। तो अगर इसमें चेक करें इस सर्किट में तो हमारा पी की जगह पे स्मॉल आर है, क्यू की जगह पर हमारा दिया गया है कैपिटल आर इक्वल, आर की जगह पे हमारा दिया गया है कैपिटल आर और एस की जगह हमारा दिया गया है स्मॉल आर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इसको कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन का मेथड, जिसमें हम इस डेल्टा को यानी ये जो डेल्टा जैसा बन रहा है इसको हम स्टार में चेंज कर देते हैं, तो हमारा सर्किट थोड़ा सिंपल हो जाता है जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट 12th स्टैंडर्ड पे आपको केवीएल और केसीएल से सॉल्व करना होता है, इसलिए हम इस वीडियो में इसको केवीएल और केसीएल लगाकर सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें एक बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी जिसका वोल्टेज हम मान लेते हैं 10 वोल्ट है। आप कुछ भी मान सकते हैं, जितना आप चाहे मान सकते हैं, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, जितना चाहे मान सकते हैं। और इससे जो टोटल करंट निकल रही है वो हम मान लेते हैं आई। अब देखिए इस सर्किट ये कंप्लीट बना हुआ है तो इसका रेजिस्टेंस बदल नहीं जाएगा, हमारी बैटरी लगाने से इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। जितना हम बैटरी लगाएंगे जितना ज़्यादा विभवांतर उसका होगा उतनी ज़्यादा वो करंट ड्रेन करेगा। तो इसलिए हमने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है और टोटल करंट को माना है आई। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर इस टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, अगर मान लें हम, तो ओम के नियम से हम लिख सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी हमारी 10 अपॉन आई के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है। तो टोटल वोल्टेज हमने लिखा 10 वोल्ट, टोटल करंट हमने माना था आई, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा निकल के आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारी जो टोटल करंट आई है वही यहाँ पर आकर के दो भागों में बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें पता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर करंट बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ऊपर की तरफ आई वन और नीचे वाली ब्रांच में हम मान लेते हैं करंट को आई टू। तो हमारी जो टोटल आई थी वही आई वन और आई टू में बढ़ गई है, इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो नेट करंट है यानी आई है वो किसके बराबर होगी, आई वन और आई टू के जोड़ के बराबर होगी। यहाँ से इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो ये हमने दो इक्वेशन नोट कर ली हैं, एक आर इक्विवेलेंट के लिए और एक टोटल करंट आई के लिए। अब हम टोटल करंट आई को कैलकुलेट कर लेंगे और इस वाले इक्वेशन में इसको रख देंगे तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का मिल जाएगा। अब हमारी जो आई वन करंट है वो आगे चल के दो हिस्सों में फिर से बढ़ जाएगी, जिसको हम मान लेते हैं यहाँ पर आई थ्री और यहाँ पर मान लेते हैं हम आई फोर। अब आई थ्री करंट जो है इस रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ पर आ जाएगी हमारी आई थ्री और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आई फाइव करंट होगी इस ब्रांच में। तो हमारी आई वन आई टू यहाँ पर बटी, उसके बाद आई थ्री इसमें जा रही है, इस ब्रांच में हमने आई फोर मान लिया और इस ब्रांच में हमने मान लिया आई फाइव और टोटल करंट हमने मानी है आई। हमने बैटरी 10 वोल्ट की कनेक्ट की है तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का वोल्टेज हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट। इसी तरह इस पॉइंट का वोल्टेज जो हो जाएगा हम हमारा वो 0 वोल्ट हो जाएगा। और इस पॉइंट का वोल्टेज हम मान लेते हैं x और इस पॉइंट का वोल्टेज मान लेते हैं हम y। अगर इस पॉइंट को हम कुछ मान लीजिए m1 मान लेते हैं और इस पॉइंट को अगर हम m2 मान लें, तो हमें क्या करना है, अब m1 और m2 पर हमको KCL लगाना है। अब हम क्या करेंगे कि m1 पॉइंट पर KCL लगा देंगे। KCL का मतलब किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो कहने का मतलब अगर इस जंक्शन को हम देखें जहाँ पर m1 पॉइंट हमने माना है, इस जंक्शन को देखें तो यहाँ पर आने वाली धारा कौन सी है, I1 है और जाने वाली धाराएं कौन सी हैं, I4 और I3 है। तो आने वाली धाराओं का योग यानी I1 जो हमारी इक्वल हो जाएगी, हम लिखेंगे यहाँ पर एट M1, KCL अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो KCL लगाने पर हमको मिल जाएगा कि I जो होगी हमारी I1 जो होगी वो इक्वल हो जाएगी जाने वाली धाराओं के योग का मतलब I3 और I4 के इक्वल हो जाएगी, यानी I3 प्लस I4। ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो जाएगी।
अब हमें I1 I3 I4 की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम कि I1 हमारी इस ब्रांच की करंट, तो इस ब्रांच का हमको वोल्टेज डिफरेंस और इसका रेजिस्टेंस पता है, तो हम इसकी करंट की वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा I बराबर होता है V/R। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारी I1 होगी वो किसके बराबर होगी, इसका वोल्टेज डिफरेंस। यहाँ पर देखिए वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है, और यहाँ पर वोल्टेज हमारा x वोल्ट है, हमने मान के रखा है। तो इसका वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा हमारा 10 माइनस एक्स, और इसका रेजिस्टेंस इस ब्रांच का हो जाएगा हमारा स्मॉल आर। तो हम यहाँ से I1 की वैल्यू लिख सकते हैं कि 10 माइनस का एक्स अपॉन में क्या, स्मॉल आर, इक्वल हो जाएगा। I3 की वैल्यू इसी तरह लिखेंगे। I3 की वैल्यू हमारी I3 इस ब्रांच की करंट, तो इस ब्रांच का वोल्टेज डिफरेंस देखें तो इस ब्रांच के इस पॉइंट का वोल्टेज है हमारा x और यहाँ का है y, तो इस ब्रांच का हमारा वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन में इसका रेजिस्टेंस यानी फिर से स्मॉल आर, प्लस I4 की वैल्यू इसी तरह लिखेंगे। तो I4 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इस ब्रांच की करंट है I4, तो इसका वोल्टेज डिफरेंस लिखेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ से x और ये माइनस का 0, यानी वोल्टेज डिफरेंस जब लिखेंगे तो इस पॉइंट का वोल्टेज है x, इस पॉइंट का वोल्टेज है 0, तो पूरा वोल्टेज डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 0 यानी x। तो ये हमारा हो जाएगा x अपॉन में जो भी इसका रेजिस्टेंस है, यानी कैपिटल R इसका रेजिस्टेंस है, तो हम कैपिटल R लिख देंगे यहाँ पर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। इसी तरह हम क्या करेंगे, हमारा जो M2 पॉइंट है यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, KCL लगा देंगे। तो M2 पॉइंट पर जब KCL लगाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं KCL एट M2। किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी जो I2 करंट है, I2 करंट यहाँ से इधर से आ रही है, ये I2 करंट है, और ये I3 आ रही है, और ये I5 आ रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से KCL अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि किसी भी जंक्शन की तरफ आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। तो आने वाली दो धाराएं हमारी I2 और I3 हैं, और जाने वाली धारा केवल I5 है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि I2 प्लस I3 बराबर I5, या I5 इज इक्वल I2 प्लस का I3, और इसको हम इक्वेशन दे देते हैं 5। इसी तरह हम I5, I2 और I3 की भी वैल्यू लिखेंगे। I5 हमारी इस ब्रांच की करंट है, तो I5 वाली ब्रांच का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा अपॉन में इसका रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस आपको दिख रहा है y, और यहाँ पर 0, तो y माइनस 0 हमारा वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं y माइनस 0 अपॉन में इसका जो भी रेजिस्टेंस होगा यानी R, इक्वल I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, I2 किस ब्रांच की करंट है, I2 इस ब्रांच की करंट है। तो I2 की जब वैल्यू लिखेंगे तो फिर से हम वोल्टेज डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज है यहाँ पर 10, और यहाँ पर वोल्टेज है y, तो वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 माइनस वाई हो जाएगा, और अपॉन में इस ब्रांच का रेजिस्टेंस यानी कैपिटल R, और प्लस इसी तरह I3 की वैल्यू लिखेंगे। I3 की वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं यहाँ पर, I3 की वैल्यू x माइनस वाई बाई आर, तो इसी को हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, x माइनस, यहाँ पर हमारा हो जाएगा x माइनस वाई और अपॉन में स्मॉल r, और ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 5। तो मेन हमारी दो इक्वेशन ये हैं, 4th और 5, इनको हम सॉल्व करेंगे और इससे x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब हमारी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए हमने इक्वेशन को पहले से ही सॉल्व करके रखा है, और इसको आपको 1 मिनट में समझा देते हैं जल्दी से। तो ये हमारी इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 4 में जो r लिखा है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे RHS में। तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से ये वाला r और r दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, और इसके साथ r का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा XR बाई R। अब यहाँ पर जो x माइनस वाई बच रहा है इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे LHS में, तो ये बन जाएगा 10 माइनस एक्स प्लस का y इक्वल XR बाई R। अब ये माइनस एक्स को माइनस 2x लिख सकते हैं, बाकी सब उसी तरह लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 2x प्लस का y। अब ये जो 10 था उसको हम RHS में भेज देते हैं। फिर हमने क्या किया, फिर माइनस कॉमन कर लिया, तो ये बन गया हमारा 2x माइनस वाई इक्वल 10 माइनस एक्स आर बाई आर। अब यहाँ पर एक्स आर बाई आर वाला जो टर्म है इसमें एक्स आ रहा है, इसलिए हम इसको 2x के साथ लिखेंगे और इधर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 2x, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स आर बाई आर माइनस का वाई इक्वल 10। फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें दोनों में x कॉमन है, x को कॉमन कर लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर हमारा बच जाएगा स्मॉल r बाई कैपिटल R। अब ये टर्म बार बार आएगा इसलिए हमने इसको p मान लिया है, जिससे हमको थोड़ा लिखने में आसानी हो जाएगी।
तो x और ये पूरा टर्म हो जाएगा p, तो एक्स पी हो गया माइनस का y इक्वल 10। ये हमारी एक नई इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम इक्वेशन 6 मान लेंगे। फिर इसी तरह हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारी जो फिफ्थ इक्वेशन थी उसको भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन है, सेम इसी तरह हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर भी एक p वाला टर्म बन जाएगा, यानी ऐसा कुछ टर्म आएगा जिसको हम p माने थे, और यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगी वाई पी माइनस एक्स इक्वल 10r/r। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, कोई भी स्टेप मिस नहीं किया है, इसलिए आप इसको आसानी से समझ सकते हैं अपने आप से। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये जो नई इक्वेशन आई है, दोनों इक्वेशन सिक्स्थ और सेवन्थ इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ से हमको चाहिए x और y की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, यानी LHS में LHS को जोड़ दिया, RHS में RHS को जोड़ दिया। तो LHS में जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स पी माइनस वाई प्लस का वाई पी माइनस एक्स इक्वल 10 प्लस 10r/R। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए एक्स पी और एक्स मतलब x वाले टर्म को साथ लिख लेंगे तो ये बन जाएगा x कॉमन होकर के p माइनस वन। फिर इसी तरह y वाले टर्म को साथ में लिख लेंगे तो y और ब्रैकेट में बन जाएगा p माइनस वन। अब यहाँ से p माइनस वन दोनों में है तो p माइनस वन को होल कॉमन कर लिया हमने, बचा हमारा x प्लस वाई, और इक्वल में वही चीज़ जो लिखी थी पहले से। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में इधर है p माइनस वन, उधर जाएगा तो हमारा ये डिवाइड हो जाएगा, p माइनस वन हो जाएगा। उसके बाद हमको पता है यहाँ पर p की वैल्यू हमको पता है पहले से 2 प्लस r/r है, इसलिए यहाँ पर p की वैल्यू रख देंगे। p की वैल्यू रखने पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऊपर नीचे सेम टर्म बन जाएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा, और हमारा x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10 माइनस एक्स। इसको नई इक्वेशन मान लेते हैं, चूँकि पहले से कई सारी इक्वेशन बन गई इसलिए इसको हमने a मान लिया है। अब y की वैल्यू क्या करेंगे, हम इक्वेशन 6 में रख देंगे। इक्वेशन 6 आपको दिखा देते हैं, ये हमारी इक्वेशन 6 है, एक्स पी माइनस वाई इक्वल 10। इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। y और p की वैल्यू रखेंगे तो ये इसमें हो जाएगा x, और यहाँ पर ये p की वैल्यू रख दी माइनस का, ये y की वैल्यू हो गई इक्वल 10। फिर क्या करेंगे, हम ये वाला जो 10 है इसको हम उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 10 है, इधर आ जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 20। और यहाँ पर x को हमने कॉमन कर लिया है, तो x कॉमन करने के बाद हमारा बचा 2 प्लस r/r, और प्लस का यहाँ से x कॉमन हो गया तो मतलब 1 बचा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 1 हो जाएगा हमारा 3, प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R हो जाएगा इक्वल 20 हो जाएगा। अब यहाँ से ये वाला टर्म भी बार बार रिपीट होगा, इसलिए हम इसको स्मॉल r अपॉन कैपिटल R को m मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। फिर हमने क्या करा, x लिख लिया और इस स्मॉल r बाई कैपिटल R को हमने m लिख लिया। बाकी की इक्वेशन उसी तरह लिखी हुई है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई जिसको हमने इक्वेशन b मान लिया। फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू हमको पता चल गई है तो यहाँ से y की वैल्यू हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 प्लस 10m अपॉन 3 प्लस m। इसको हम इक्वेशन c मान लेते हैं। अब x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम i1 और i2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। i1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 10 माइनस एक्स अपॉन स्मॉल r, जिसमें हम x की वैल्यू रख देंगे, और i2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 10 माइनस वाई अपॉन कैपिटल R, जिसमें हम y की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से i1 की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस एक्स अपॉन स्मॉल r, जिसमें x की वैल्यू हम रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा i1 की वैल्यू 10 प्लस 10m अपॉन 3 प्लस m इंटू स्मॉल r। इसी तरह हम i2 की वैल्यू निकाल लेंगे 10 माइनस वाई अपॉन कैपिटल R से, और इसमें y की वैल्यू रख देंगे। y की वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा i2 की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन कैपिटल R 3 प्लस m। अब हमारी i1 और i2 की वैल्यू आ गई है, अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो हमको टोटल करंट मिल जाएगी सर्किट की, जो कि है I। तो इसको ऐड कर देंगे, जो भी सॉल्व होगा इसको सॉल्व करने के बाद अब यहाँ से R से R हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल I की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ऊपर हमारा 10 बच रहा है, अपॉन में ये स्मॉल r बच रहा है तो 10 बाई स्मॉल r, और यहाँ पर स्मॉल r प्लस 2r, ये पूरा मिलके हो जाएगा हमारा 3r, ऊपर आ जाएगा 3r प्लस का कैपिटल R, ये हो जाएगा हमारा, और अपॉन में ये 3r प्लस स्मॉल r, यानी 3 ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब यहाँ से इसको कैंसिल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर 3 स्मॉल r है और ये कैपिटल R, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमको टोटल करंट मिल चुकी है, टोटल करंट की वैल्यू आ गई 10 बाई R 3r प्लस R अपॉन 3r प्लस R। अब इसकी वैल्यू हम पहले वाले इक्वेशन में रख देंगे जहाँ हमने R इक्वेलेंट लिखा था। यहाँ से हमारा R इक्वेलेंट हो जाएगा 10 अपॉन में I था हमारा, I की वैल्यू हमने निकाल ली है 10 बाई स्मॉल r, ऊपर हमारा हो जाएगा 3r प्लस का कैपिटल R, और नीचे हमारा है 3 कैपिटल R प्लस का स्मॉल r। यहाँ 10 से 10 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो R इक्वेलेंट क्या आ जाएगा हमारा, R इक्वेलेंट आ जाएगा
अब ये पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 3 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन ये हो जाएगा 3 स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और इनटू में हमारा आ जाएगा स्मॉल आर। तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा ए और बी के बीच का।